लाइव। ऑल राइट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे केमिकल बॉन्डिंग के अगले लेक्चर में, आपके बैच प्रयास जेई हिंदी में। यस, सो जनता प्लीज पहले मुझे फटाफट से एक हेड्स अप दे दें, जल्दी से बता दें क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जनता, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। जल्दी मुझे बता दो, क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है? क्या सबको मेरी आवाज पहुंच रही है? सबको मैं एकदम क्लियर ढिंचाक दिखाई दे रहा हूं? ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आप बड़े फिट लग रहे हो, तो है तो झूठ, बट चलो उसे मैं दिखाई तो दे रहा हूं कम से कम, है ना? तो दिखने का प्रमाण तो मिल गया, सुनने का प्रमाण और बता दो भाई, आवाज ठीक से आ रही है ना? कोई वॉइस इश्यू तो नहीं है? यस, ऑल क्लियर, डन, परफेक्ट। यस जनता, तो हम आ गए हैं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 9 पर। और जनता, आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीएसीपीआर थ्योरी में आगे की बातें। हमने पिछली क्लास के अंदर ज्यामिति और आकार में फर्क को समझा था, राइट? समझा था क्या? हमने ये समझा था कि भैया ज्यामिति तो वो होती है जो किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु के संकरण से निकलती है। जो भी संकरण है, हर संकरण की एक मानक ज्यामिति है, वही उस अणु की ज्यामिति हो जाएगी। परंतु आकार क्या होता है? आकार होता है कि जो भी ज्यामिति है, अगर उसमें से लोन पेयर हटा दिया जाए, जो भी ज्यामिति है यदि उसमें से लोन पेयर हटा दिया जाए, तो जो बची हुई चीज बचती है 3D में, वो जैसी भी आपको दिखाई दे, वो क्या रखता है? वो क्या लगता है भाई? वो होता है आपका आकार। वो क्या होता है बेटा? आपका आकार। सही है, मैंने ये बोला था। बच्चे कह रहे वीएसीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? अभी लिख देंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये होता है। कैसे है, क्या है, अभी लिख के दिखा देंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है? ओके। फिर मैंने बॉन्ड ऑर्डर एक बार बता दो बेटा। बॉन्ड ऑर्डर अभी दोबारा आएगा जब हम लोग एमओटी पढ़ेंगे, तब एक बार वापस से बताते हैं, ठीक है? चलो, जाजू सर की बॉडी में केमिकल बॉन्डिंग नहीं है भाई, जाजू सर की बॉडी में फैट की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। वो फैट निकल जाएगा, फिर कोई और बॉन्डिंग होगी। सही है, बढ़िया। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आज हम क्या करने वाले हैं। तो हमने वीएसीपीआर में ज्यामिति और आकार समझने की केसेस शुरू किए थे, जिसमें हमने स्टेरिक नंबर 2 पढ़ा था, स्टेरिक नंबर 3 पढ़ा था, स्टेरिक नंबर 4 के केसेस पढ़े थे। आज हम बचे हुए केसेस को डील करेंगे। आज हम वीएसीपीआर के बचे हुए केसेस डील करेंगे। स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 7। बेटा पुनीत सर को इंफॉर्मेशन दे दी है, जैसे उन्हें ठीक लगेगा वो अपने हिसाब से कर देंगे, आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। ओके। नाइट्राइड आयन में हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाइट्राइड आयन क्या होता है? एक खाली नाइट्रोजन है जिसपे -3 चार्ज है। तो एक सिंगल परमाणु पे किस बात का हाइब्रिडाइजेशन? एक सिंगल परमाणु पे किस बात का हाइब्रिडाइजेशन? हां, अगर संकरण की बात करनी है तो आप इस पे बात कर सकते हो। यह होता है एजाइड आयन, यह होता है एजाइड आयन, इस पे संकरण हो सकता है। अभी बताता हूं क्या होता है, अगली स्लाइड पे रुकना, एक बारी ध्यान से देखना। हम वीएसीपीआर के केसेस देखेंगे, फिर बेटा हम लोग बंद कोण के क्रम सीखेंगे, ठीक है? अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं बंद कोण के, वो सीखेंगे। जब बंद कोण के क्रम सीख लेंगे ना, तो बेटा जी हम लोग सीखेंगे आज, अगर समय बचा फिर, बैक बॉन्डिंग। हम लोग क्या सीखेंगे? बैक बॉन्डिंग, पश्च आबंधन। ओके, इसको शॉर्ट में बीबी बोलते हैं। एक एक करके ये सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। बेटा जो सल्फेट आयन में था राज सोनी, वही H2SO4 में भी होगा, क्योंकि सल्फेट आयन में जो O- थे, उसी से तो H+H+ जुड़ गए। सल्फर भी सेहत पे तो कोई चेंज ही नहीं आया, राइट? ओके, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिन बच्चों के जो जो डाउट थे, पहले देखो एजाइड आयन में आपको संकरण बता दे, तो जो एजाइड आयन होता है ना, नाइट्राइड आयन तो होता है एक ही नाइट्रोजन पे -3 चार्ज, तो सिंगल परमाणु पे कोई संकरण कभी होता नहीं। एजाइड आयन होता है ये 3 नाइट्रोजन पे मिला के -1 चार्ज।
3 नाइट्रोजन पे मिला के -1 चार्ज, N3 पे -1। अगर N3 पे -1 है तो बेटा जी ये कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। आप बना के देखिएगा खुद से, जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना मैंने सिखाया है, आप खुद से बना के देखिएगा, ये होता है एजाइड आयन। तो हम केंद्रीय परमाणु पे संकरण बता सकते हैं ना, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, लोन पेयर है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो केवल 2 सिग्मा माने जाएंगे, और 2 सिग्मा का मतलब sp संकरण हो जाएगा। 2 सिग्मा का मतलब क्या संकरण हो जाएगा मेरे दोस्त, sp, राइट। दूसरा दोस्त, डी ब्लॉक के तत्व संकरण कर सकते हैं, हाँ बेटा करते हैं, अभिषेक यादव बिल्कुल करते हैं। अगर आप MnO4 माइनस की बात करेंगे तो वहां पे sp3 संकरण होता है, Mn पे चतुष्फलकीय संरचना होती है, ठीक है, करते हैं। ओके, एक बच्चे ने बोला था VSEPR की फुल फॉर्म बता दो, तो ध्यान से देखिएगा, VSEPR सिद्धांत की फुल फॉर्म इंग्लिश में भी बता रहा हूं, हिंदी में भी। इंग्लिश में है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। इंग्लिश में है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, हिंदी में है संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये है VSEPR थ्योरी। ओके, तो ये है जिसकी फुल फॉर्म बच्चे पूछ रहे थे। चलो अब बेटा आज के सवाल, आज के लेक्चर की बातचीत शुरू करें क्या, आज के लेक्चर की बातचीत शुरू करें क्या, बताइए प्लीज। हाँ जी, स्टार्ट करें, चलिए आइए डिस्कस करते हैं ध्यान से। चैप्टर अभी खत्म नहीं हो रहा, चैप्टर अभी 4-5 लेक्चर और चलेगा। इनफैक्ट हमें शायद इस संडे को एक्स्ट्रा क्लास भी करनी पड़ सकती है, आप लोग तैयार रहिएगा। हमें इस संडे को शायद एक्स्ट्रा क्लास भी करनी पड़ सकती है, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए बेटा, हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आज की चैट ऑफ। सबसे पहला काम हमने किया चैट ऑफ, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, चीजें अच्छे से पढ़ सके। अब हम चलते हैं हमारे VSEPR के केसेस की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे VSEPR के केसेस की तरफ, तो ध्यान से सुनिएगा। हम VSEPR थ्योरी के केसेस पढ़ रहे थे, जिसमें हम डिस्कस करते हैं ज्यामिति वर्सेस आकार की बातें, कि क्या ज्यामिति होती है, क्या आकार होता है। स्टेरिक नंबर 2 मैंने बता दिया था, मिनिमम पे 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए संकरण निकालने के लिए, ज्यामिति बताने के लिए, आकार बताने के लिए। स्टेरिक नंबर 3 हमने देख लिया था, स्टेरिक नंबर 4 हमने देख लिया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केस 4। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस 4, स्टेरिक नंबर 5। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस 4, स्टेरिक नंबर 5। अगर हम स्टेरिक नंबर 5 की बात करना चाहते हैं तो यानी कि आपका संकरण तो होगा sp3d, आपका संकरण तो होगा sp3d, और आपकी ज्यामिति होगी TBP। आपकी ज्यामिति क्या होगी, TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, त्रिकोणीय बाय पिरामिडी। कुछ लोग कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, जो भी है।
ये हमारे पास में बात हो गई उसकी। तो बेटा मैं इसके केसेस बाद में लूंगा, पहले ना मुझे ये ज्यामिति आपको अच्छे से समझानी है, क्योंकि इस ज्यामिति में थोड़ी स्पेशल बातें हैं जो हर जगह पे नहीं है, और अगर हर जगह पे नहीं है सिर्फ यहां है, तो यहां क्या स्पेशल है ये पता भी तो हो। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं टीबीपी ज्यामिति की, तो हम बोलेंगे इसका नाम है ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। अगर मैं बोल रहा हूं ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, तो ध्यान से सुनिए क्या है ये ज्योमेट्री, कैसी है ज्योमेट्री। हम बोलेंगे कि यदि कोई AB5 टाइप का अणु है, तो हम बोलेंगे ये A तो आपका केंद्रीय परमाणु हो गया, ठीक है, ये 3 आपके पास में बॉन्ड हो गए ऐसे, और 2 बॉन्ड्स हो गए ऐसे। प्लीज ध्यान से देखिएगा, तो हम बोलेंगे B यहां, B यहां, B यहां, B यहां, B यहां, तो ये हो गया AB5। ये कैसा अणु है? AB5 अणु है। राइट, ये कैसा अणु है? AB5 अणु है। इसे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी कहते क्यों है, वो आपको मैं समझाने के लिए दिखाता हूं। यहां पे एक चीज देखिएगा, ये तो है त्रिकोणीय, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये तो है आपका त्रिकोणीय, ठीक है। अब इसके ये जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, ये पिरामिडल दिखाई देता है लोगों को। ये लोगों को कैसा दिखाई देता है? पिरामिडल। देखिएगा, तो ये है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। द्विपिरामिडी, ठीक है, ये त्रिकोणीय है, ये द्विपिरामिडी है। अच्छा, AB5 टाइप का अणु है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है, तो मुझे आपको क्या समझाना है, ध्यान से देखिएगा। हम ये बोलेंगे कि हमारे पास ये जो पोजीशंस हैं, देखो मैं जिस पे टिक लगा रहा हूं, ये वाली और ये वाली, ये जो 3 व्हाइट वाली पोजीशन है जिन पे मैंने व्हाइट टिक मार्क लगाया है, इन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो 3 जगहें हैं, इन्हें हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि निरक्षीय पोजीशन। और इसी तरह ये जो 2 पोजीशन है जिन पे मैं डबल टिक लगाता हूं या दूसरे कलर से लगाता हूं, मैंने बोला ये वाली और ये वाली, ये जो ऊपर नीचे वाली 2 पोजीशंस हैं, इन्हें हम कह देते हैं एक्सियल पोजीशन। इन्हें हम क्या कह देते हैं? एक्सियल पोजीशन, यानी कि अक्षीय पोजीशन। राइट, तो बात को समझिएगा। AB5 वाला जो अणु है, इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी जो ज्यामिति है आपके पास, इसमें 2 तरीके की पोजीशन है, एक है निरक्षीय, एक है अक्षीय। एक है निरक्षीय, एक है अक्षीय। तो इन दोनों पोजीशन को मैंने ऐसे मेंशन क्यों किया है, क्या खास बात है इसमें? इनमें खास बात यह है कि जो निरक्षीय पोजीशन होती है, ये होती है न्यूनतम प्रतिकर्षण वाली पोजीशंस, और जो अक्षीय पोजीशंस होती हैं, ये होती हैं अधिकतम प्रतिकर्षण वाली पोजीशन। ठीक है, अगर ये न्यूनतम प्रतिकर्षण है, ये अधिकतम प्रतिकर्षण है, हम ऐसा कहते हैं, आइए इन चीजों को लिखें। हम बोलेंगे जो निरक्षीय पोजीशन है, ये है मिनिमम रिपल्शन पोजीशन, न्यूनतम प्रतिकर्षण वाली साइट है।
मतलब यहां पे अगर परमाणु लगाओगे या लोन पेयर लगाओगे या कुछ भी ऐसा करोगे तो वो न्यूनतम प्रतिकर्षण पे होगा। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं लोन पेयर हो गए, डबल बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड हो गए, उन्हें कहां लगाने की कोशिश करेंगे हम? निरक्षीय पोजीशन पे। कभी भी किसी अणु में लोन पेयर होगा तो आप बोलोगे इन 5 में से कौन सी जगह लोन पेयर आएगा, तो इन 3 जगहों पे लोन पेयर लगेगा हमेशा, कभी भी यहां नहीं लगेगा और यहां नहीं लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। और एक और चीज ध्यान रखना, ये जो निरक्षीय पोजीशन है ना, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर हाई होता है। जो निरक्षीय पोजीशन है ना, उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है? हाई होता है। राइट, बढ़िया है। इसी की जगह पे अगर मैं आपसे बात करता हूं अक्षीय पोजीशन की, इसी की जगह पे अगर मैं आपसे बात करता हूं अक्षीय स्थिति की, अक्षीय पोजीशन की, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं अक्षीय पोजीशन की, तो हम क्या बोलेंगे? जो अक्षीय पोजीशन वाली स्थिति है ये है मैक्सिमम रिपल्शन साइट्स। ये क्या है? मैक्सिमम रिपल्शन साइट्स। मैक्सिमम रिपल्शन साइट्स का मतलब है कि कभी भी कोई वैद्युत ऋणी तत्व जो होगा, जो ज्यादा वैद्युत ऋणी तत्व होगा, वो कहां रखा जाएगा? हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रखा जाएगा, क्योंकि इनमें पी कैरेक्टर ज्यादा होता है। इनमें क्या ज्यादा होता है? पी कैरेक्टर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये पी कैरेक्टर ज्यादा और एस कैरेक्टर ज्यादा है, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ये अगर आप sp3d संकरण को देखते हैं ना, तो ये sp3d संकरण कैसे बना है पता है? ये बना है ऐसे, sp2 प्लस pd के कॉम्बिनेशन से। sp3d कैसे बना है? sp2 प्लस pd के कॉम्बिनेशन से। तो अगर आप यहां sp2 देखेंगे, तो sp2 है ये त्रिकोणीय समतलीय होता है ना sp2, और ये जो ऊपर नीचे है ये pd है। d के बड़े होने की वजह से, ज्यादा डिफ्यूज होने की वजह से, ज्यादा विसरित होने की वजह से प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। हम बोलते हैं ओवरऑल ऐसा देखा जाता है, यहां s कैरेक्टर है, यहां p कैरेक्टर है। जहां p कैरेक्टर ज्यादा वहां वैद्युत ऋणी तत्व बैठ के ज्यादा राजी होता है, जहां s कैरेक्टर ज्यादा वहां लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज, कोई भी चीज आपको लगानी हो, वो चीजें हमेशा इक्वेटोरियल पे बैठ के राजी होती है। ठीक है, इक्वेटोरियल पे बैठ के राजी होती है। अगर ऐसी चीज है तो इस बात को हम समझेंगे कैसे? अभी आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर ये चीज समझ में आई तो अब एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। मैंने लिया केस नंबर 1, 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, कि पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है, मेरे पास लोन पेयर की संख्या 0 है। अगर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर की संख्या 0 है, तो एग्जाम्पल हो गया PCl5। तो PCl5 में क्या होता है? आपने संकरण निकाला, संकरण आएगा sp3d। अगर संकरण आएगा sp3d तो सबको पता है ज्यामिति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो ये आपका फास्फोरस है, ये आपका 3 क्लोरीन तो यहां आ गए, और आप ध्यान से देखिएगा बचे हुए 2 क्लोरीन कौन से हो जाएंगे? ये एक ऊपर और एक नीचे। सही है, ये आपका हो गया PCl5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ओके, अब यहां तो पांचों में परमाणु लगने दे, लग गए, पर यहां मुझे आपको एक बात बतानी है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो ग्रीन वाली है, इसे कहते हैं DA। इसको क्या कहते हैं? बंध लंबाई को DA, मतलब अक्षीय लंबाई, अक्षीय दूरी परमाणुओं के बीच में। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं DE, निरक्षीय दूरी। इसे क्या कहते हैं? निरक्षीय दूरी, है ना? तो हम ये बोलेंगे क्योंकि ये 2 साइड्स आपकी ज्यादा प्रतिकर्षण वाली होती हैं इन 3 के कंपैरिजन में,
ये जो दो साइड्स हैं ये ज्यादा प्रतिकर्षण वाली होती हैं इन तीनों के कंपैरिजन में, तो हम ऐसा मानते हैं कि एक्सियल वाले जो हैं वो प्रतिकर्षण ज्यादा करने की वजह से परमाणु इनसे दूर दूर रहते हैं, और दूर दूर रहते हैं तो इनकी बंध लंबाई जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जैसे CH4 में सारी CH बंध लंबाइयां बराबर है, BF3 में सारी BF बंध लंबाइयां बराबर है, BeCl2 में BeCl दोनों बंध लंबाइयां बराबर है, परंतु यहां सारी PCl बंध लंबाइयां बराबर नहीं है। आपको यह बात ध्यान रहे, प्रतिकर्षण की वजह से एक्सियल वाली बंध लंबाइयां इक्वेटोरियल वाली बंध लंबाई से ज्यादा है। हम बोलेंगे यहां सभी फास्फोरस क्लोरीन बंध लंबाई समान नहीं होती। यहां सभी फास्फोरस क्लोरीन बंध लंबाई समान नहीं होती। हम बोलते हैं फास्फोरस क्लोरीन की जो अक्षीय दूरी है वो फास्फोरस क्लोरीन के निरक्षीय दूरी से ज्यादा है। हमेशा ध्यान रखना, अक्षीय बंध लंबाई निरक्षीय बंध लंबाई से ज्यादा होती है, बट ये पॉइंट केवल sp3d में लागू है और किसी ज्यामिति में लागू नहीं है। sp3d2, sp3d3, sp3, sp2 कहीं लागू नहीं है, सिर्फ sp3d की त्रिकोणीय द्विपिरामिडी में लागू होता है। तो एक्सियल वाला इक्वेटोरियल से ज्यादा, ये आपको दिख रहा है, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल से ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। यहां सभी PCl बंध लंबाइयां समान है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 हमने बोला PCl3F2 बताओ इसकी ज्यामिति और आकार कैसा होगा। जैसे यहां आपको समझ में आ रहा होगा ज्यामिति और आकार सेम है, ज्यामिति और आकार दोनों सेम है, क्या है, TBP। ठीक है, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं PCl3F2 की, तो अब यहां पे ज्यामिति आकार की बात क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, 3 क्लोरीन है 2 फ्लोरीन है, फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं। अगर 5 बॉन्ड बना रखे हैं तो संकरण है sp3d, संकरण क्या है, sp3d। अगर संकरण है sp3d तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति होनी चाहिए, तो फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अगर 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे तो क्या 5 परमाणु हैं, हां जी, 3 क्लोरीन है 2 फ्लोरीन है। अब 2 डिफरेंट टाइप के परमाणु हैं, तो डिसाइड करना पड़ेगा क्लोरीन कहां रखा जाएगा और फ्लोरीन कहां रखा जाएगा। तो क्योंकि बेटा आपको यह बात अच्छे से पता है कि वैद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, वैद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा वैद्युत ऋणी है तो ज्यादा वैद्युत ऋणी वाले तो आएंगे अक्षीय जगह पे और कम वाले आएंगे निरक्षीय जगह पे, तो हम बोलेंगे Cl Cl Cl, एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन ऊपर, ये होगा PCl3F2। ये क्या होगा, PCl3F2। ये बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि ज्यादा वैद्युत ऋणी वाले हमेशा एक्सियल पे आते हैं, कम वाले हमेशा इक्वेटोरियल पे आते हैं। यही बात मैंने आपको यहां पे सिखाई थी कि वैद्युत ऋणी तत्व जो है वो अक्षीय पे आ जाएंगे और बाकी नॉर्मल लोन पेयर है, कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं नेगेटिव चार्ज है, वो निरक्षीय पे आ जाएगा। वो लोन पेयर डबल बॉन्ड भी सब सिखाऊंगा, बट ये जनरल सिंपल केस समझ में आया क्या।
यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं आगे सारे केसेस लूंगा, सारी बात ही करेंगे, बट यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। यस, जनक प्रजापत, प्रभावी अतिव्यापन मतलब स्ट्रॉन्ग अतिव्यापन, जैसे पीपी सबसे अच्छा, फिर एसपी, फिर एसएस, जैसे पीपाई पीपाई अच्छा, पीपाई डीपाई से प्रभावी अतिव्यापन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सब क्लियर है? अरे बेटा मैं हर क्लास में बताता हूं, एफ ब्लॉक वालों का संकरण नहीं पढ़ने का है, नहीं है कोर्स में, नहीं करनी उनके बारे में बात। सही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? डन है? देखो यहां तक तो जीवन फिर भी आसान था, ये वैद्युत ऋणी वाला फिर भी तुमने सेट कर लिया। अब प्रॉब्लम शुरू कहां से होगी? प्रॉब्लम शुरू होगी कहां से? प्रॉब्लम शुरू होगी जब लोन पेयर पिक्चर में आएगा। तो आपको 3 जगह पता है न्यूनतम प्रतिकर्षण की, उनमें से भी आपको कोई एक ऐसी जगह चूज करनी पड़ेगी जहां उन तीनों में से भी सबसे ज्यादा न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा। कैसे होगा, क्या होगा, करते हैं डिस्कस। परसेंटेजेस लास्ट में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए ओके, सुनना ध्यान से। आइए चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ, जहां पे हमने बोलेंगे 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। सुनिए ध्यान से। चार बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अगर 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर की बात है तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल आ जाएगा SF4। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? SF4। अब लोग ना अगर ये VSEPR नहीं जानते तो वो ये कह देते हैं SF4 तो CH4 जैसा है, चतुष्फलकीय हो जाएगा। नहीं भाई, संकरण निकाले बिना तुम अणु का सिर्फ और सिर्फ सूत्र देख के कभी भी उसकी ज्यामितीय आकार पे कमेंट कर ही नहीं सकते। तुम सोचो कि ये तो CF4 या CCl4 या CH4 जैसा है दिखने में, तो ये तो चतुष्फलकीय हो जाएगा जैसे CH4 होता है। नहीं भाई, इस बात को गौर से सुनो। बच्चे ना सूत्र की सिमिलैरिटी समझते हैं, कहते हैं BF3 और NH3 एक जैसे हैं, CH4 और SF4 एक जैसे हैं। क्यों भाई? बिना संकरण निकाले तुम किसी चीज पे कमेंट नहीं कर सकते, इस बात की गांठ बांध लो। सही है, ये पक्की बात है। अगर ये पक्की बात है तो SF4 पे कैसे चर्चा होगी? हम बोलेंगे कि सल्फर पे संकरण निकाला जाए, और सल्फर पे अगर संकरण निकालोगे तो मैंने पिछली क्लास में ही संकरण निकालना सिखाया है, सल्फर पे संकरण आएगा sp3d। अब बोलो भाई, काय का चतुष्फलकीय है? sp3d होता ही नहीं चतुष्फलकीय। ये कैसा होता है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो अगर sp3d है तो ज्यामिति तो आपको बिना कहे समझ में आ गई, बिना बनाए समझ में आ गई। ज्यामिति क्या होने वाली है? TBP, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ज्यामिति क्या समझ में आ गई? TBP, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अच्छा, अगर ये समझ में आता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, तो हम बोलेंगे SF4 बनेगा कैसे? तो ये सल्फर है, 1 2 3 4 5, 5 जगह हैं बॉन्ड बनाने के लिए। 4 जगह पे फ्लोरीन आ जाएगा, तो 5वीं जगह पे कौन आएगा? लोन पेयर। 4 जगह तो फ्लोरीन आ जाएगा, 5वीं जगह कौन आएगा? लोन पेयर। अगर 5वीं जगह लोन पेयर आएगा तो भाई तुम्हें यह पता है कि लोन पेयर या तो यहां लगेगा या यहां लगेगा या यहां लगेगा, मतलब ये दोनों साइड्स तो पैक है, इन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। अब मुझे सोचना है कि इन तीनों में से 2 जगह पे फ्लोरीन लगाने हैं और 1 जगह लोन पेयर लगाना है। तो लोन पेयर आप हमेशा ऐसी जगह लगाने की कोशिश करते हो जिससे पूरी संरचना में न्यूनतम प्रतिकर्षण आए। लोन पेयर आप ऐसी जगह लगाने की कोशिश करते हो जिससे पूरी संरचना में न्यूनतम प्रतिकर्षण आए। अगर पूरी संरचना में न्यूनतम प्रतिकर्षण आए तो यानी कि मैंने बोला चलो ठीक है, दिमाग लगाते हैं, 1 फ्लोरीन मैंने यहां लगा दिया, 1 फ्लोरीन मैंने यहां लगा दिया, लोन पेयर मैंने यहां लगा दिया। क्या ये एक अच्छा डिसीजन था क्या? नहीं था। कारण बेटा ये लोन पेयर इसको भी प्रतिकर्षित कर रहा है, इसको भी प्रतिकर्षित कर रहा है, इसको भी प्रतिकर्षित कर रहा है, 3 जगह से प्रतिकर्षण कर रहा है, तो अच्छा डिसीजन तो ऑब्वियसली नहीं था। हमें तो ऐसी चीज चाहिए जो मिनिमम प्रतिकर्षण करे। ये कैसे प्रतिकर्षित कर रहा है? तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो। तुमने क्या बोला? तुमने बोला ये कि भाई ये केंद्रीय परमाणु है, फोन का सेंटर, 1 फ्लोरीन इधर, 1 लोन पेयर इधर, 1 फ्लोरीन इधर।
अब एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन नीचे है, तो ये जो लोन पेयर है यहां, ये इधर वाले फ्लोरीन से भी प्रतिकर्षण करेगा, नीचे वाले फ्लोरीन से भी 90 डिग्री पे प्रतिकर्षण करेगा, ऊपर वाले फ्लोरीन से भी 90 डिग्री पे प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, इधर भी प्रतिकर्षण, इधर भी प्रतिकर्षण, इधर भी प्रतिकर्षण। हां, इसका यहां तक नहीं जा पाएगा असर, पर 3 जगह तो खराब हो गई। कुछ और दिमाग लगाओ। तो किसी ने कहा ठीक है ऊपर हटा के नीचे लगा दो, यहां लगा दो लोन पेयर। अब काम बनता है क्या भाई? अब भी क्या फर्क पड़ा, लोन पेयर यहां आ गया तो अब वो इधर वाले से प्रतिकर्षण करेगा, इधर से प्रतिकर्षण करेगा, नीचे वाले से ऐसे प्रतिकर्षण करेगा। इमेजिन करो, तो ना लोन पेयर यहां लगाना बढ़िया, ना लोन पेयर यहां लगाना बढ़िया, तो फिर क्या करें? तो हमने कहा ठीक है भाई, लगाने के लिए 3 ही जगह थी, 2 जगह ऑटोमेटिकली फेल हो गई, तो एक ही जगह बची। ये वहां पे 3 जगहों पे रिपल्शन हो रहा था, यहां देखना कंपैरेटिवली होगा तो सही प्रतिकर्षण, बट कंपैरेटिवली कम होगा। कैसे? ये लोन पेयर इधर वाले के साथ प्रतिकर्षण करेगा, इधर वाले के साथ प्रतिकर्षण करेगा, और किसी के साथ नहीं कर पाएगा। तो यहां से केवल 2 जगह आ रही है प्रतिकर्षण की, पर वहां से दोनों में से कहीं भी रखने पे 3 जगह आ रही थी प्रतिकर्षण की। तो न्यूनतम प्रतिकर्षण की जगह क्या हो गई? ये। तो SF4 दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा क्या? अगर SF4 दिखने में ऐसा होगा तो तुमने TBP ज्यामिति में दिमाग लगा के अच्छे से सोच के ये कर दिया, परंतु अब आकार क्या है? ये कैसा आकार बना है? हां जी, ये कैसा आकार बना है? क्या कहना चाहोगे इस आकार के बारे में? तो ये आकार है भाई, स्कूल में एक झूला हुआ करता था, स्कूल में एक झूला हुआ करता था सीसो, या पार्क में अगर आप लोग जाते थे बचपन में तो एक झूला होता था सीसो। क्या होता था वो झूला? ये थोड़ा अपना तो डायग्राम ऐसा बन गया, बट हाँ कैसा झूला होता था? ध्यान है, 2 लोग आमने सामने बैठते थे, अब एक नीचे गया, एक ऊपर आ गया, दूसरा नीचे, वो झूला चलता है। इसे कहते हैं सीसो। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सीसो। अगर सीसो कहते हैं तो ये कुछ वैसा ही दिखाई पड़ रहा है, ये कुछ वैसा ही तो दिखाई पड़ रहा है कि पहले 2 लोग ऐसे थे, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, तो हम बोलते हैं इस आकार को सीसो। हम इस आकार को क्या कहते हैं? सीसो शेप कहते हैं। ठीक है, तो बात को समझिएगा कि ज्यामिति TBP जरूर है, पर लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लोन पेयर तो आकार में काउंट नहीं होता, ये बची हुई चीज सीसो है ना। आइए आगे बात करते हैं, आइए आगे बात करते हैं। अगला सुनिए, अगला केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 है 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हमने बनाया ये ClF3। इसका एग्जाम्पल हमने बनाया ClF3। अगर ClF3 की बात हो रही है 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में, क्या पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? डिसाइड करो। ClF3 में क्या पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? डिसाइड करो। हम बोलेंगे यदि डिस्कशन ClF3 के बारे में ही हो रहा है, यदि डिस्कशन ClF3 के बारे में ही हो रहा है, तो हमें क्लोरीन पे संकरण पता करना पड़ेगा। तो संकरण अगर आप निकालेंगे तो sp3d ही आएगा। अगर संकरण sp3d ही आएगा तो ज्यामिति TBP ही आएगी। अगर संकरण sp3d ही आएगा तो ज्यामिति TBP ही आएगी। आकार क्या होगा वो सोचना है। अगर आकार क्या होगा वो सोचना है तो आप देखो, ये है क्लोरीन, ये है 5 बॉन्डिंग साइट्स। अब आपको ये पता है कि 5 बॉन्डिंग साइट है, लगाने के लिए केवल 3 परमाणु हैं फ्लोरीन के, तो बचे हुए 2 क्या होंगे बेटा? अपनी अपनी टेबल पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, सबके मुंह से एक साथ निकलना चाहिए लोन पेयर। अगर सबके मुंह से एक साथ निकला है लोन पेयर, मतलब वो बच्चे ध्यान से क्लास को सुन रहे हैं। अदरवाइज जो टाइम पास कर रहे हैं वो तो कुछ भी करो जाए। ठीक है, तो जितने बच्चे इस समय क्लास में मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, सबके मुंह से एक साथ निकलना चाहिए था कि हां सर, 3 जगह पे तो फ्लोरीन आ जाएगा, बची हुई 2 जगह पे क्या आएगा? लोन पेयर आएगा साहब। और अगर लोन पेयर आएगा तो अब सोचो
3 फ्लोरीन को लगाना है, जिनमें से 2 फ्लोरीन तो यहां फिक्स है, इन जगहों को तो कोई नहीं छेड़ता। तीसरा फ्लोरीन इनमें से किसी एक जगह आएगा और 2 लोन पेयर आएंगे। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक फ्लोरीन यहां लगा देते हैं, एक लोन पेयर यहां लगा देते हैं, एक लोन पेयर यहां लगा देते हैं। बताओ भाई कैसा रहा? तो सोचो तबाही कितनी हो जाएगी। ये लोन पेयर इधर भी प्रतिकर्षण करेगा, इधर भी प्रतिकर्षण करेगा, साथ ही साथ ये लोन पेयर इधर भी प्रतिकर्षण, इधर भी प्रतिकर्षण, इधर भी प्रतिकर्षण। तो दोनों जगह से तबाही मच रही है, समझ रहे हो? अच्छा, हमने बोला चलो ठीक है, डिसीजन थोड़ा चेंज कर देते हैं। हमने कहा डिसीजन थोड़ा चेंज कर देते हैं। आइए हम एक काम करें, फ्लोरीन को यहां लगा दें, एक लोन पेयर यहां लगा देते हैं, एक लोन पेयर यहां लगा देते हैं। अब कोई चेंज हुआ क्या? नहीं भाई, ये लोन पेयर इधर भी प्रतिकर्षण, इधर भी प्रतिकर्षण, ये लोन पेयर इधर भी प्रतिकर्षण, उधर भी प्रतिकर्षण, दोनों जगहों से प्रतिकर्षण आ रहा है। स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब सा हो जाएगा। तो लोन पेयर एक यहां रखो या एक यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। परंतु फिर किसी ने एक जुगाड़ बताया, किसी ने कहा एक काम करो ना भाई, क्यों ना तुम ऐसे करो कि इन 2 लोन पेयर को ऐसे रख दो, तो ये तो 120 डिग्री पे एक दूसरे से, इतना ज्यादा एक दूसरे से बात करेंगे नहीं। तीसरा है ये फ्लोरीन, हाँ ये लोन पेयर इसको खराब करेगा, ये लोन पेयर इसको खराब करेगा, स्टिल झेल लेंगे यार, कोई बात नहीं। पहले तो दोनों जगह से स्ट्रक्चर खराब हो रहा था, पहले तो दोनों जगह से स्ट्रक्चर खराब हो रहा था, अब तो एक ही साइड से खराब हो रहा है, स्टिल बेटर है, न्यूनतम प्रतिकर्षण है। तो अगर हम इसका आकार देखें तो लोन पेयर को ढक दोगे तो आपको दिखेगा टी। आपको क्या दिखेगा? टी शेप। ध्यान से देखना, अगर आप लोन पेयर को ढक दोगे तो आकार आएगा टी शेप। टी पॉइंट आते हैं ना जब हम गाड़ी चलाते हैं, कहीं जा रहे होते हैं सड़क पे, ये ढक दो, देखो टी बन गया। परंतु ये लोन पेयर इसको थोड़ा प्रतिकर्षित कर रहा होगा, ये इसको थोड़ा प्रतिकर्षित कर रहा होगा, तो वास्तविकता में ClF3 ना कुछ ऐसा होगा। ये तो आपका फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ऐसा हो रहा होगा, एक फ्लोरीन ऐसा हो रहा होगा, एक लोन पेयर यहां होगा, एक लोन पेयर यहां होगा। मतलब ये टी होगा पर थोड़ा झुका हुआ टी होगा, हम बोलेंगे बेंट टी शेप होगा। एग्जैक्टली किताबों में कैसा लिखा होता है? ये बेंट टी शेप, कि टी तो होगा बट ये टी के ये जो 2 डंडियां हैं ये थोड़ी थोड़ी ऐसे ना होके ऐसे होंगी और ये बीच की डंडी सीधी होगी। तो ये है ClF3। 2 लोन पेयर आपने यहां लगा दिए, एक लोन पेयर आपने यहां लगा दिया। ये 2 केसेस समझ में आए क्या? प्लीज मुझे बताओ। ये 2 केसेस समझ में आए क्या? प्लीज मुझे बताओ। यस भोला उपाध्याय जी, इस चैप्टर से बहुत सवाल आते हैं बेटा, 6-7 सवाल आपको दिख जाएंगे। पी ब्लॉक भी इसी से मिक्स होके आता है। आगे इनऑर्गेनिक का आने वाला कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जहां पे केमिकल बॉन्डिंग मिक्स हुए बिना काम चल जाए, या ऑर्गेनिक में ऐसी कहीं भी बात नहीं आती जहां केमिकल बॉन्डिंग के बिना काम चल जाए। तो इससे डायरेक्ट सवाल तो आते ही हैं, बाकी चैप्टर्स में मिक्स होके भी आते हैं। तो यहां तक बात सही है क्या? अरे भाई सब कुछ हिंदी में ही तो बता रहे हैं। हाँ, बच्चे कहेंगे सर स्ट्रक्चर बनाने में कंफ्यूजन है। बेटा वो जब ही जाएगा जब इसको तुम लोग खुद नोट करोगे कॉपी में, जब तुम लोग खुद के हाथ से एक बार बना लोगे ना, तब ज्यादा बेहतर फील होगा। सुनने में उतनी फील नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको बना के देखो। डायपोल मोमेंट अगली क्लास में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यस प्लीज ध्यान से देखिए। स्टेरिक नंबर 4 के आकार तो कल ही बता दिए थे भाई, CH4NH3H2O। इसे प्लीज बना के देखें। CrO7 कुछ नहीं होता दोस्त। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी सैलरी कितनी है? भाई क्यों बताऊं तेरे को, एक बात बता, क्यों बताऊं मैं तेरे को? है क्या तू मेरी बीवी है? क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड है? या फिर क्या तू मेरा रिश्ता करवाने वाली है? बिचौलिया है क्या जिसको मैं अपना पैकेज बता दूं? नहीं बताऊंगा। इतना समझ लो, इतनी है कि सर एकदम लिव लाइफ किंग साइज जी पा रहे। राइट, ठीक है, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए बेटा। बच्चे कह रहे हैं एग्जाम्पल ज्यादा कीजिएगा बेटा। और ये मैं इतनी देर से क्या अपना नाम लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर? है नोट करना ही है, ऑब्वियसली करना है। यस, एक लड़का है कातिल छोरा आदर्श, वो कहने लग रहा है कि मास्टर जी थोड़ा स्पीड अप कर लो। तो भाई मैंने एक बात बता दे, मैं तेरा क्या ले लिया है? क्यों कर लूं मैं स्पीड अप?
मैंने जिस तरह पढ़ाना होएगा मैं बिस तरह पढ़ाऊंगा। है गजब कर रहा है भाई। है तू पढ़ना भाई, क्या कर रहा है तू? सिखाने की जरूरत नहीं है भाई, आपा अपने आप समझ लेंगे क्या करना है। यस, जल्दी देखिए प्लीज। हम पानी पी लेते हैं दोबारा से, आप लोग जल्दी से नोट कर लो। बेटा क्लोरीन में 3 लोन पेयर होता है जब जब वो साइड परमाणु हो, अभी ये केंद्रित परमाणु है। ठीक है? नहीं बेटा, CFT इंद्रजीत बेटा इस चैप्टर में नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन सीधा आता है, ClF3 का आकार क्या होगा? 4 ऑप्शन होते हैं, आपको टिक करना होगा, बेंड टी शेप या टी शेप। ठीक है, क्वेश्चन सीधा आता है, SF4 में आकार क्या होगा? बस। ठीक है जी, ओके। Be2 का अस्तित्व क्यों नहीं होता? बेटा सीधा देखेंगे जब MOT पढ़ेंगे। यस, ओके। चलो, नहीं ये मारवाड़ी नहीं थी, थोड़ी हरियाणवी ज्यादा थी, बट कोई बात नहीं। ओके, आगे बढ़े क्या? अगले एग्जाम्पल पे चले। बेटा रटना क्यों पड़ेगा? सब कुछ आपके सामने चल रहा है, बिल्कुल तरीके से चल रहा है, इसको भी अगर आप रटना बोलोगे तो फिर तो भाई मतलब क्या करें यार। है डायरेक्ट आता है। यस, हाँ जी, आगे बढ़े क्या? ओके, चलो आगे शुरू करते हैं, अगले केस पे चलते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अगला केस क्या है? केस नंबर 4, जो इसका आखिरी केस है, क्योंकि हम 2 बॉन्ड पेयर तक ही जाते हैं। हमने 5 बॉन्ड पेयर ले लिए, 4 बॉन्ड पेयर ले लिए, 3 बॉन्ड पेयर ले लिए। अगला केस होगा 2 बॉन्ड पेयर का, और आपको अच्छे से पता है कि 2 बॉन्ड पेयर से कम हम लेते नहीं है। तो केस 4 प्लस 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। यस, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मैं 2 एग्जाम्पल बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। दोनों मैंने करवा रखे हैं संकरण निकालने में, बट हां समझना जरूरी है। एग्जाम्पल है XCF2, एग्जाम्पल है XCF2। अगर आप जीनोन पे संकरण निकालेंगे तो संकरण आएगा बेटा sp3d, और अगर संकरण आएगा sp3d तो अंडरस्टूड है कि ज्यामिति क्या हो गई यहां पे? TBP। ज्यामिति क्या आ चुकी है? TBP। अगर ज्यामिति TBP आ चुकी है तो आकार कैसे बताएं? तो हम बोलते हैं कि जीनोन है, ये 5 बॉन्डिंग साइट्स है, 5 बॉन्डिंग साइट्स है। अब हमें पता है 2 एटम बॉन्ड बनाने के लिए हैं, तो 2 जगह तो बॉन्ड बनेंगे, 3 जगह लोन पेयर आएंगे। अंडरस्टूड है? अगर 3 जगह लोन पेयर आएंगे तो लोन पेयर तो हमेशा कहां आते हैं? निरक्षीय पोजीशन पे ही आते हैं। तो ये तीनों जगह लोन पेयर से भर जाएंगी, और दोनों फ्लोरीन वैद्युत ऋणी है ही, वो कहां लग जाएंगे? यहां, क्योंकि यहां लोन पेयर तो आ नहीं सकता, तो यहां परमाणु ही आएगा। तो ज्यामिति तो TBP जरूर थी, पर आकार के लिए लोन पेयर को छुपाना होगा, और आकार कैसा आएगा? रैखिक। आकार कैसा निकल करके आएगा दोस्त? रैखिक। राइट? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आया तो अगला एग्जाम्पल देखिए प्लीज। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आया तो अगला एग्जाम्पल देखिए प्लीज। अगला एग्जाम्पल है I3 माइनस, अगला एग्जाम्पल है I3 माइनस। ये बच्चों को चमकता नहीं है, बट मैंने कल की क्लास में संकरण निकालते हुए बताया था, इसको ऐसे अज्यूम करो कि एक आयोडीन है और 2 आयोडीन से बंधित है। हमें केंद्रित आयोडीन पे संकरण बताना है, जो कि sp3d आ रहा है। अगर ऐसा है तो हमने बोला कि भाई आयोडीन पे संकरण है sp3d। हमने बोला आयोडीन पे संकरण क्या है? sp3d। अगर आयोडीन पे संकरण sp3d है तो उसके अलावा 5 बॉन्डिंग साइट्स हैं। बॉन्ड बनाने के लिए 2 आयोडीन और बची हैं, तो दोनों आयोडीन तो ऊपर नीचे हो जाएंगी, और बची हुई 3 जगह पे कौन आ जाएगा? लोन पेयर। बची हुई 3 जगह पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर। और ओवरऑल इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? -1। ओवरऑल क्या चार्ज आ जाएगा? -1। ठीक है, अगर आप देखें तो बीच वाली आयोडीन पे तो 3 लोन पेयर हैं, बट अगर आप कॉर्नर वाले आयोडीन देखोगे तो ये जो इधर वाला आयोडीन है, इसने 2 बॉन्ड तो इधर बना रखे हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 3 लोन पेयर यहां रहेंगे।
ऐसे ही अष्टक पूरा करने के लिए इस पे भी 3 लोन पेयर रहेंगे और एक बॉन्ड पेयर है। तो अगर इस पे जेई मेंस में सवाल क्या आया, अगर कोई कहे केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर, केंद्रीय परमाणु पर कितने लोन पेयर, अगर कोई ये पूछ दे आपसे तो आंसर आएगा 3। अगर कोई बोले I3 माइनस में कुल लोन पेयर, अगर कोई बोल दे I3 माइनस में कुल लोन पेयर, तो वो कितने हो जाएंगे 9। 3 इधर 3 इधर 3 उधर, टोटल 9। जेई मेंस में सवाल आया था 2014 में कि I3 माइनस में कुल कितने लोन पेयर होते हैं, इंटीजर टाइप आया था, बच्चे 3 करके आ गए क्योंकि उनको हमेशा से आदत है केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर देखने की। आंसर है 9 क्योंकि कुल लोन पेयर पूछे हैं तीनों आयोडीन के मिला के। तो ये लैंग्वेज का अंतर समझना, केंद्रीय आयोडीन पे पूछ रहा है या I3 माइनस के सारे आयोडीन्स पे पूछ रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है समझनी। ठीक है, केंद्रीय परमाणु पे पूछ रहा है या सभी परमाणुओं पे पूछ रहा है मिलके। सही है जी, बात समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? उधर 3 और इधर 9, सही है। तो ये हमने स्टेरिक नंबर 5 के सारे केसेस पढ़े। बेटा ये इक्वेटोरियल, एक्सियल, लोन पेयर रखना नहीं रखना, ये सारी बातें केवल इस तक में ही थी। ये चीज आगे अगली ज्यामिति में कोई काम नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखना। अगली ज्यामिति में कोई काम नहीं आएगी। ये निरक्षीय, अक्षीय, लोन पेयर को रखना, ये नहीं रखना, ये सारी बातें यही है। अब मैंने डबल बॉन्ड का एक भी एग्जाम्पल नहीं करवाया, तो आपको पता है ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बना के खुश रहता है, ये बात याद है आपको? ऑक्सीजन जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड बना के खुश रहता है। अगर वो डबल बॉन्ड बना के खुश है तो एक एग्जाम्पल देखिएगा, XeO2F2, XeO2F2, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था और हमने ये डिस्कस भी किया था कि जीनॉन पे संकरण है sp3d, कि XeO2F2 में जीनॉन पे संकरण है sp3d। अगर sp3d संकरण है तो ज्यामिति तो TBP हो गई, ज्यामिति क्या हो जाएगी? TBP। आकार क्या होगा वो सोचना है, तो हमने बोला है जीनॉन है, 5 बॉन्ड्स है हमारे पास में। अब हमें पता है ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, टोटल लगाने के लिए तो 4 परमाणु ही है, पर जगह तो 5 है, तो एक जगह तो लोन पेयर आ रहा होगा, एक जगह लोन पेयर आ रहा होगा। तो हमें पता है कि फ्लोरीन ज्यादा वैद्युत ऋणी है, फ्लोरीन यहां आ जाएगा, ठीक है, लोन पेयर आ जाएगा यहां, क्योंकि अगर वहां लोन पेयर रखोगे तो बचे हुए 2 परमाणु में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। अब बचे 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं और आपको पता है डबल बॉन्ड हमेशा इक्वेटोरियल साइड्स पे आता है, तो ये हो जाएगा ऐसा। कुछ बच्चे एग्जाम में जल्दीबाजी में ये कर देते हैं कि ये 2 फ्लोरीन यहां लगा दिए, डबल बॉन्ड यहां लगा दिए और ये लगा दिया लोन पेयर। ये सही नहीं है भाई, ये सरासर गलत है, ठीक है। डबल बॉन्ड्स और लोन पेयर ये हमेशा यहां पे ही आता है निरक्षीय वालों पे। अक्षीय वालों पे कौन आते हैं? ज्यादा वैद्युत ऋणी वाले परमाणु, मतलब जैसे कि फ्लोरीन, ठीक है। तो XeO2F2 ऐसा बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। ये मैंने डबल बॉन्ड भी बता दिया। हम आते हैं अगले स्टेरिक नंबर पे, फाइनली बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अगले स्टेरिक नंबर पे। ये था स्टेरिक नंबर 5 का केस, है ना, केस 4। अब हम चलते हैं फाइनली केस 6 पे, केस 5 पे। हम बातचीत करना चाह रहे हैं स्टेरिक नंबर 6 की, इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं 6 और 7 को, ताकि हम बंद कोण के क्रम की तरफ जा पाए, है ना। ध्यान से देखिएगा, स्टेरिक नंबर 6, अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो आपको यह बात का एहसास है कि संकरण तो है sp3d2, संकरण तो है sp3d2 और ज्यामिति है अष्टफलकीय। ज्यामिति क्या है? अष्टफलकीय। संकरण तो है sp3d2 और ज्यामिति है अष्टफलकीय।
सही है जी। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, SF6। SF6, अगर SF6 की बात हम करते हैं तो सल्फर पे हमको संकरण निकालना है, सल्फर पे हमको ज्यामिति बतानी है इस अणु की और आकार भी बताना है। तो पहला काम जो मैंने किया वो था इसका संकरण निकालना। संकरण है sp3d2। SF6 में सल्फर पे संकरण क्या है? sp3d2। ठीक है, अगर sp3d2 है तो ज्यामिति अष्टफलकीय होने वाली है, तो हमने बोला ये होती है अष्टफलकीय, 6 बॉन्डिंग साइट्स होती हैं ऐसे। अगर ऐसे होती हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, हमें 6 बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के, तो मैंने ये लगा दिए फ्लोरीन। ये मैंने क्या लगा दिए 6 जगह पे? फ्लोरीन। राइट, तो जो ज्यामिति है वही आकार है। वो क्या है? अष्टफलकीय। जो ज्यामिति है वही आकार है, दैट इज अष्टफलकीय। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया आपका SF6 है ना। हाँ, तो इसी केस में तो कोई एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, ऐसा ही है। ओके, ये समझ में आई बात। हम चलते हैं अगले केस पे। ये केस 1 था बेसिकली, ये केस 1 था बेसिकली इसका। जब आप बोलते हो 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। हम चलते हैं अगले केस की तरफ। अगला केस है 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अगर 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो एग्जाम्पल हो जाएगा BrF5। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? BrF5। अगर BrF5 है तो ब्रोमीन पे संकरण आ जाएगा sp3d2। ब्रोमीन पे संकरण क्या आ जाएगा? sp3d2। अगर sp3d2 है मतलब अष्टफलकीय है। अष्टफलकीय है मतलब बॉन्डिंग साइट्स हैं 6, बॉन्डिंग साइट्स है 6, पर बॉन्ड बनाने के लिए परमाणु है 5। तो 1 2 3 4 5, छठी जगह पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर। छठी जगह पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो BrF5 6th जगह पे लोन पेयर। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या बोलेंगे कि ये आकार कैसा लग रहा है? ये आकार लग रहा है कुछ ऐसा, है ना, ऐसा। लोन पेयर को अगर ढक देंगे तो ये चीज कैसी है आकार में? आकार है वर्गीय पिरामिडी। वर्गीय पिरामिड। देखो ये तो हो गया एक वर्ग, और ये नीचे से जो फ्लोरीन है ये लग रहा है एज अ पिरामिड। ये लोन पेयर हमने ढक दिया। तो ज्यामिति तो है आपकी अष्टफलकीय, आकार है आपका वर्गीय पिरामिडी, स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज समझ में आती है, अगर ये चीज समझ में आती है तो अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला केस क्या है? अगला केस समझो या एग्जाम्पल समझो, आप सिंपल बोलोगे। ये देखो, एक डबल बॉन्ड का केस ले लेते हैं। XeOF4। किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है कि लोन पेयर यही क्यों रखा, यहां 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 या यहां क्यों नहीं रखा? तो मैं ये बोलूंगा यहां रखो या यहां रखो, वो तो एक ही बात है ना। यहां यहां इन 4 जगहों पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि कहीं भी लोन पे रखोगे तो अगल बगल वालों से क्या आएगा? प्रतिकर्षण आएगा।
कहीं भी लोन पेयर रखोगे तो अगल बगल वालों से क्या आएगा, ज्यादा प्रतिकर्षण आएगा, स्ट्रक्चर खराब होगा। अब बना के देख लो चाहे, ठीक है। अब अगर मैं XeOF4 देखता हूं तो जीनॉन पे संकरण क्या आ रहा है, जीनॉन पे संकरण क्या आ रहा है, अपनी अपनी कॉपी में निकाल के देखो। यह आएगा sp3d2, है ना। ऑक्सीजन आपका एकल संयोजी नहीं है तो वो S में काउंट नहीं होगा। अब स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला लगाइए, S का मान 4, जीनॉन के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, उदासीन अणु है तो V का मान मतलब Q का मान 0, तो बस आंसर आएगा 6, यानी कि sp3d2। अगर sp3d2 आ जाता है XeOF4 में तो यानी कि ज्यामिति तो है अष्टफलकीय, ज्यामिति क्या है, अष्टफलकीय, ये बात तो सभी को पता है। क्वेश्चन है आकार कैसा है। आकार की अगर बात करनी है तो देखिए ध्यान से, ये जीनॉन है, ये 6 बॉन्डिंग साइट्स है। अब हमें पता है ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो 4 फ्लोरीन तो यहां आ जाएंगे, ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, है ना। ऑक्सीजन आ गया यहां, और यहां क्या आ गया, लोन पेयर। तो फिर से आप देखो, जो आकार है वो दिखने में कैसा है, फिर से स्क्वायर पिरामिडी। आकार दिखने में कैसा है, वर्गीय पिरामिडी। स्क्वायर पिरामिड। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या है तो बताओ। सही है। देखो जी, हमने ये तक बात कर ली है, हम एक आखिरी केस की तरफ जाते हैं, फिर मैं चैट ऑन करता हूं आप लोगों की। हमने 1 लोन पेयर का केस हैंडल किया है, अब हम चलते हैं केस नंबर 3 पे। 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, और आपको जान के खुशी होगी कि ये स्टेरिक नंबर 6 का आखिरी केस है। हम 2 से ज्यादा लोन पेयर बनाते ही नहीं है, क्योंकि 2 लोन पेयर आप क्या करोगे, एक ऊपर रख दोगे, एक नीचे रख दोगे। अगर 2 के बाद तीसरा लोन पेयर यहां 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 कहीं भी आ गया तो संरचना बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण में आ जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण में आ जाएगी तो कभी भी स्थायी अणु नहीं बन पाएगा। अगर कभी भी स्थायी अणु नहीं बन पाएगा तो हम बोलेंगे काम अपना पॉसिबल नहीं होगा। इसमें हम बोलेंगे, एक एग्जांपल है आपके पास XeF4, है ना। जीनॉन पे संकरण निकाल लो, sp3d2 आएगा। sp3d2 है तो ज्यामिति सबको पता है अष्टफलकीय होगी, तो जीनॉन है, 6 बॉन्डिंग साइट्स है। हमें लोन पेयर 4 जगह पे तो परमाणु आएंगे, 2 जगह पे लोन पेयर आएंगे, तो लोन पेयर को ऑब्वियसली कहां रखना पड़ेगा, ऑपोजिट्स। लोन पेयर को कहां रखना पड़ेगा, ऑपोजिट्स। क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आपकी स्ट्रक्चर को स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चर स्टेबल होनी चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये आकार क्या कहलाएगा, लोन पेयर तो गिनते नहीं है, तो ये आकार हो जाएगा वर्गीय समतलीय। यह आकार क्या हो जाएगा, वर्गीय समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। एक ही तल में आ गए ये चारों। देखिए ध्यान से, ये थे स्टेरिक नंबर 6 के केस। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी, प्लीज बताएं। मनीष सैनी, बॉन्ड एंगल की बात अभी करते हैं बेटा। यस, हाँ जी, यस। XeOF2 कुछ होता ही नहीं है बेटा, XeOF2 कुछ होता ही नहीं है बेटा। बनाना है तो बना लो, एक साइड डबल बॉन्ड, ऊपर नीचे फ्लोरीन, इधर 2 लोन पेयर, sp3d है ना। स्टेरिक नंबर को स्टेरिक नंबर ही कहते हैं। ठीक है, समझ में आई गया यहां तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना। XeOF2, जिस भी बच्चे को XeOF2 में परेशानी हो रही है, ध्यान से सुन ले लाला, ये ले भाई, XeOF2 सुन ले।
संकरण निकालोगे sp3d आएगा, संकरण तो sp3d आएगा। अब 3 परमाणु बॉन्ड बनाने के लिए है, 5 जगहें हैं, तो ऑब्वियसली 2 जगहों पे लोन पेयर आने वाला है। तो लोन पेयर अगर 2 जगहों पे आता है तो वो ऐसा ही होता है, क्योंकि 2 लोन पेयर यही मैक्सिमम दूरी पे है। अब फ्लोरीन ज्यादा वैद्युतरणीय है तो वो अक्षीय पे ही आएंगे और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आकार क्या होगा, वही बेंट टी शेप, क्योंकि ये इसको भी प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको भी प्रतिकर्षित करेगा, तो आकार आएगा बेंट टी शेप। आकार कैसा हो जाएगा, बेंट टी शेप। बस हाँ ये है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है, राइट? ठीक है, ओके जी, बढ़िया, ऑल राइट। ये बेटा सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मैंने कर दिया, सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मैंने करा दिया आपको, राइट? ठीक है बेटा, मैंने अभी क्या बोला श्रद्धा तिवारी, सिर्फ अक्षीय निरक्षीय वाली बात, लोन पेयर वाली बात सिर्फ sp3d में वैलिड है ना? इस केस में नहीं है कोई अक्षीय निरक्षीय, यहां लोन पेयर कहीं भी रख सकते हो। यहां पे आप सममितीयता के हिसाब से देखते हो कि कहां लोन पेयर रखना सममितीय वाइज बेटर रहेगा। तो हमने एक बार बोला कि ये 2 पोजीशन ऊपर नीचे वाली जो है मैक्सिमम दूरी पे हैं, तो यहां लोन पेयर मिनिमम प्रतिकर्षण स्थिति है, दैट्स इट, राइट? ओके, XCF4 कहां sp3d होगा बेटा, कैलकुलेशन भूल गए हो क्या? है बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया क्या? देखना दो, हाफ S का मान हो गया 4, जीनॉन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 8, और ये 0, 8 और 4 12, 12 बाय 2 6, 6 के लिए क्या होता है, sp3d2 नहीं होता? कमाल कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। XCO2F2 बताया हुआ तो है भाई, अंकिता यादव, बोर्ड नहीं चेक कर रहे हो आप ध्यान से, ये क्या बना भाई, ये XCO2F2 ही तो है, टाइम पास। चलिए जी, यहां तक बात समझ में आई क्या? स्टेरिक नंबर 6 तक सब कुछ क्लियर है? स्टेरिक नंबर 6 माया पूनिया बता दिया, XCO2F2 बेटा पहले ही बता दिया था, राइट? आकार कैसा होगा उसका, XCO2F2 का आकार कैसा होगा, आप लोग देखो, सीसो आकार है क्या? सीसो आकार है, सिंपल सी बात है, SF4 जैसा दिखाई दे रहा है। सीसो आकार है, राइट? क्लियर है? IF5 हो सकता है ना, BrF5 हो सकता है, तो IF5 भी हो सकता है। ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ गया, हेलोजन की जगह हेलोजन आ गया, सिंपल सी बात है। Na2SO4 एक आयनिक यौगिक है सचिन, आयनिक यौगिक नहीं आते यहां पे, राइट? आकार कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। सुपर ऑक्टेट का मतलब जो अष्टक नियम से ज्यादा होते हैं, जैसे SF6, BrF5, PCl5, ये सारे। चलो अब हम चलते हैं, एक अजीब सा केस और बताना है आपको, एक अजीब सा केस और बताना है आपको, स्टेरिक नंबर 7, एक अजीब सा केस और बताना है आपको। स्टेरिक नंबर 7, अगर स्टेरिक नंबर 7 होता है तो संकरण तो है sp3d3, sp3d3, पर अगर आप आकार की बात करते हैं, ज्यामिति की बात करते हैं यहां पे, तो ज्यामिति होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडी। पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पेंटागनल बाय पिरामिडल। पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है? ये क्या है आपका स्टेरिक नंबर 7। अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 है IF7। अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 है IF7। अगर IF7 है तो हम बोलेंगे आयोडीन पे संकरण निकाल के देखिए, तो आयोडीन पे अगर संकरण निकाल के देखेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई x का मान क्या हो जाएगा, हाफ,
S का मान है 7, 7 फ्लोरीन है। आयोडीन के संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश कोई है नहीं। 7 और 7 14, 14 बाय 2 7, 7 बोले तो sp3d3। खेल ये है कि ये बनता कैसे है, बनता कैसे है ना। 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का केस मैंने लिया है। तो बेटा आप लोग खुद देखिए, आप बना रहे हैं पंचकोणीय द्विपिरामिडी, ठीक है। तो आप बना रहे हैं पहले तो एक पेंटागन, और उसके साथ साथ 2 जगह पे फ्लोरीन। तो हमने बोला एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, इसको समझने के लिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गया एक पंचकोणीय पेंटागन, ठीक है। और अगर आप ये ऊपर नीचे ध्यान से देखें, मैं थोड़ा थोड़ा इस लेंथ को बढ़ा देता हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये है पंचकोणीय द्विपिरामिडी, ये है पंचकोणीय द्विपिरामिडी, ये है पेंटागन, ये ऊपर का एक पिरामिड, ये नीचे का एक पिरामिड, राइट। पेंटागनल बायपिरामिडल IF7 थोड़ा अजीब है, 72 डिग्री के आसपास यहां पे एक एंगल होता है, परंतु हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस देख लिया और आगे बढ़ो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसमें, सिर्फ एक लोन पेयर वाला केस और देख लो, सिर्फ एक लोन पेयर वाला केस और देख लो, XCF6। ट्राई करना कैसे बनाओगे इसको, अब बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। XCF6 कैसे बनाओगे, ट्राई करके देखो, क्या लोन पेयर कहां लगाओगे, कैसे लगाओगे, क्या करोगे, सोचना तो। यस, कैसे बनाओगे भाई XCF6? हाँ जी, किसी एक पिरामिड वाली जगह पे लोन पेयर लगा दें क्या, किसी एक पिरामिड वाली जगह पे लोन पेयर लगा दें क्या, सोच के देखना। किसी एक पिरामिड वाली जगह पे लोन पेयर लगा सकते हैं क्या? यस, हाँ जी, बताना दो। पिरामिड वाली जगह पे लोन पेयर लगाएं या फिर पेंटागन वाली जगह पे लोन पेयर लगाएं? सोचो सोचो सोचो, कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या दिमाग ऐसा लगाओगे कि आपका काम बन जाए। तो मैंने बोला अगर हम कुछ ऐसा बनाएं, XCF6 है ना, हम इसे ऐसे बोलेंगे, ये जीनॉन है ना। तो देखो फ्लोरीन, 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 यहां हमने लगा दिया एक लोन पेयर। तो 6 जगहों पे तो आपका क्या आ गया, 6 जगहों पे तो आपका क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया, एक जगह पे लोन पेयर आ गया। मैंने पिरामिड वाली जगह नहीं इस पे लगाया, क्योंकि ये इक्वेटोरियल साइट्स हैं, जहां भी पिरामिड बनेगा ना वहां अक्षीय निरक्षीय आ जाएंगी। तो निरक्षीय वालों पे लोन पेयर, अक्षीय वालों पे कुछ नहीं। तो अगर आप यहां ध्यान से नोटिस करें तो ये कुछ ऐसा आकार बन रहा है क्या लोन पेयर को छुपा के?
देखना तो, एक वर्ग बना और उसके ऊपर नीचे पिरामिड बना और एक जगह पे लोन पेयर बना। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? समझ में आया क्या? हाँ है ना? अगर ये ऐसा बना तो बेटा जी ये हो गया स्क्वायर बाय पिरामिडल। वर्गीय द्विपिरामिडी। वर्गीय द्विपिरामिडी, एक जगह पे लोन पेयर, बाकी जगह पे एटम। बस ये दो केसेस हैं स्टेरिक नंबर 7 के, इनको ध्यान से देख लो, लिख लो, समझ लो, दैट्स इट। फिर हम लोग बात करेंगे आगे। बेटा सलोनी कुमारी, जैसा XeO2 F2 है वैसा ही XeO2 Br2 है, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां तक ध्यान से देख लो। फिर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं बंद कोण के क्रमों की। हाँ जी, फिर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं बंद कोण के क्रमों की। यहां तक कोई दिक्कत? यस। लोन पेयर कितने होंगे यार? बेटा यार पूरी थ्योरी पढ़ ली, अब तुम ये कह रहे हो 7 जगह बॉन्ड बनाने की है, परमाणु लगने वाले 6 ही है, तो एक क्या होगा? 7वां लोन पेयर ही होगा। सिंपल सी बात है ना? जब भी पिरामिड वाला आकार होता है, जब भी पिरामिड वाला आकार होता है तो हमेशा अक्षीय निरक्षीय होता है। तो ये हो गया और ये हो गया, ये हुआ एक्सियल पोजीशन, इसे कहते हैं अक्षीय। और इसके अलावा जो बची हुई पोजीशंस हैं इन्हें कहते हैं निरक्षीय। राइट, उन्हें क्या कहते हैं? निरक्षीय। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? हां जी बताइए तो। IF7 का शेप और ज्यामिति सेम है, जो शेप है वही ज्यामिति है, PBP। जो ज्यामिति है वही आकार है, PBP, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। सही है जी, चलो बढ़िया। यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? तो बेटा मैंने आपको सारे तमाम केसेस केमिकल बॉन्डिंग के बता दिए जो ज्यामिति पे और आकार पे आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपको आने ही चाहिए। अब बचे हुए आधे घंटे में मैं आपको सिखाता हूं बंद कोण के क्रम कैसे निकालते हैं। हमने बंद लंबाई अनुनाद से सीख लिया था, हमने सीखा था सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। पर जब अनुनाद हो जाए तो सिंगल के बाद आंशिक डबल, फिर प्योर डबल, फिर आंशिक ट्रिपल, फिर प्योर ट्रिपल। तो आपको अनुनाद को अप्लाई करना आना चाहिए। उसी तरह अब हम सीखते हैं बंद कोण का क्रम। हम सीखते हैं बंद कोण के क्रम कैसे बात करेंगे। हम किस तरह बंद कोण के क्रम बना सकते हैं। तो कुछ पॉइंट सिखाता हूं। जब भी आपको अणु दे दिए जाएं जिनमें बंद कोण का क्रम बताना हो, आप क्या सोचेंगे? पहला पॉइंट जो आपको करना है वो ये कि हर अणु के केंद्रीय परमाणु पर संकरण निकालो। सबसे पहले हर अणु के केंद्रीय परमाणु पर क्या करो? सबसे पहले संकरण निकालो। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि संकरण अगर तुम्हें पता चल गया, अगर तुम्हें संकरण पता चल गया तो sp है या sp2 है या sp3 है, तो तुम लोगों को स्टैंडर्ड बंद कोण पता चल जाएंगे, 180, 120, 109.5 इस तरीके से। तो ठीक है, बंद कोण का क्रम सीधा निकल जाएगा, बंद कोण का क्रम सीधा निकल जाएगा। तो संकरण निकालो। अगर संकरण अलग अलग आ रहा है तो आंसर यही आ जाएगा। अगर सपोज करो संकरण सेम है, अगर संकरण सेम है तो हम क्या बोलेंगे? सेकंड पॉइंट पे जाना पड़ेगा। यदि सभी में संकरण सेम है, यदि सभी केंद्रित परमाणुओं में यदि सभी केंद्रित परमाणुओं में सेम संकरण हो, यदि सभी केंद्रित परमाणुओं में सेम संकरण हो, तो फिर क्या करो? आकार देखो।
आकार के आधार पर हम ये बोलेंगे क्या कि लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे बंद कोण घटता जाएगा। हमें यह पता है कि लोन पेयर का प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, फिर बॉन्ड पेयर का होता है। यह क्रम सबको पता है ना प्रतिकर्षण के, ये क्रम सबको पता है ना प्रतिकर्षण के। अगर ये क्रम सबको पता है प्रतिकर्षण का, तो हम ये बोलेंगे कि बंद कोण जो है वो प्रतिकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती है। बंद कोण जो है वो प्रतिकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती है। बॉन्ड एंगल को बंद कोण कहते हैं, राइट। ओके जी, बहुत अच्छी बात है, ये पॉइंट भी हमको क्लियर हो गया। अगर ये पॉइंट भी हमको क्लियर हो गया तो हम चलते हैं अगले केस पे। पहला पॉइंट डन, दूसरा पॉइंट डन। आइए तीसरे पॉइंट पे चले। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि आपके पास में संकरण भी सेम है, आकार भी सेम है, हमने आकार के आधार पे बात करी, अब मैं कह रहा हूं यदि संकरण भी सेम है, आकार भी सेम है, यदि संकरण भी सेम है और आकार भी सेम है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? अगर संकरण सेम और आकार सेम, तो हम फिर दो बातें करेंगे। हम बोलेंगे एक केस ये हो सकता है कि केंद्रीय परमाणु अलग हो सब में और साइड परमाणु सेम हो, है ना। Ca का मतलब होता है सेंट्रल एटम, Sa का मतलब होता है साइड एटम। बात को समझिएगा, Ca का मतलब होता है सेंट्रल एटम, Sa का मतलब होता है साइड एटम। हमने बोला अगर सेंट्रल एटम अलग अलग है, अगर केंद्रीय परमाणु अलग अलग है, साइड परमाणु सेम है, यदि केंद्रीय परमाणु अलग अलग है, साइड परमाणु सेम है, तो हम बोलेंगे कि बंद कोण कैसे निकलेगा? हम बोलेंगे बंद कोण समानुपाती है किस चीज के? केंद्रीय परमाणु की वैद्युत ऋणता के। बंद कोण समानुपाती है किस चीज के? केंद्रीय परमाणु की वैद्युत ऋणता के। बंद कोण समानुपाती है केंद्रीय परमाणु की वैद्युत ऋणता के। जैसे जैसे वैद्युत ऋणता बढ़ती जाएगी, बंद कोण बढ़ता जाएगा। इसी तरह यदि सेंट्रल एटम अलग है, सेम है, सॉरी, अगर केंद्रीय परमाणु सेम है, साइड परमाणु अलग अलग है, यदि केंद्रीय परमाणु सेम है और साइड परमाणु अलग अलग है, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? हम ये बोलेंगे कि बॉन्ड एंगल जो है वो व्युत्क्रम होता है किसके? साइड परमाणु की वैद्युत ऋणता के। कैसे होता है, क्या होता है, मैं सब समझाऊंगा, लॉजिक भी समझाऊंगा, बट हाँ ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से ऑब्जर्वेशंस हैं, जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, जीवन थोड़ा आसान बन जाएगा। ठीक है। अगर हमने बोला अगला पॉइंट, यदि आकार सेम है, एवं कोई लोन पेयर ना हो, एवं किसी अणु में कोई लोन पेयर ना हो, तो बंद कोण भी सेम होगा। तो सभी में बंद कोण भी क्या होगा? सेम होगा। बात ठीक है। यदि आकार सेम है सारों में, ठीक है, और हमारे पास किसी भी अणु में कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। ठीक है, कैसे, ये भी अभी सिखाऊंगा आप लोगों को। और आखिरी चीज, यदि स्टेरिक प्रतिकर्षण आ जाए,
तो ऑन द स्पॉट दिमाग लगाना होगा। तो हम ऑन द स्पॉट दिमाग लगाएंगे। अगर स्टेरिक प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा आ जाए तो हम ऑन द स्पॉट दिमाग लगाएंगे। जल्दी से इन पॉइंट्स को एक बार ध्यान से पढ़ो, फिर मैं एक एक का एग्जाम्पल करवाता हूं हर पॉइंट का और आपको समझाता हूं कि क्या चीज कैसे है। प्लीज ध्यान से देखें इन चीजों को। ये रूल्स अगर आप ध्यान रखेंगे ना, आपका जीवन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यस, हाँ जी, हाँ जी, यस। करें क्या बातचीत, शुरू करें एग्जाम्पल्स। आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं अगली चीज को। ध्यान से सुनिएगा, हर केस का एक एक एग्जाम्पल लेता हूं, हर केस का एक एक एग्जाम्पल लेता हूं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने बोला BeCl2, सभी में बंद कोण का क्रम निकालना है, BF3CH4। मैंने बोला बॉन्ड एंगल का क्रम बताओ। तो पहला काम क्या होता है, हर केस में अणु पे संकरण निकालो। संकरण अगर अलग अलग है तो स्टैंडर्ड ज्यामिति बना दो और बंद कोण चेक कर लो। अगर सेम है तो आगे की बातों पे दिमाग लगाओ। तो अगर आप यहां बात करेंगे तो आपको पता है कि BeCl2 में बेरिलियम पे sp संकरण होता है, BF3 में बोरॉन पे sp2 संकरण होता है, CH4 में कार्बन पे sp3 संकरण होता है। तो हम बोलेंगे BeCl2 में हम बोलेंगे ये होता है ऐसा, BF3 में हम बोलेंगे ये होता है ऐसा, और CH4 में हम बोलेंगे ये होता है ऐसा। राइट, तो हम क्या कहेंगे, ये बंद कोण है 180 डिग्री, अच्छा ये बंद कोण है 120 डिग्री, और ये बंद कोण है 109.5 डिग्री। राइट, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, यहां बंद कोण सबसे ज्यादा, यहां बंद कोण उससे कम और यहां सबसे कम। तो आपके बॉन्ड एंगल का क्रम क्या हो जाएगा, आपके बॉन्ड एंगल का क्रम हो जाएगा सबसे ज्यादा BeCl2, फिर हो जाएगा BF3, फिर हो जाएगा CH4। राइट, सबसे ज्यादा BeCl2, फिर हो जाएगा BF3 और फिर हो जाएगा CH4। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। राइट, एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बातचीत। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करूं तो हमने बोला कि यदि संकरण सेम हो तो आकार चेक करें और प्रतिकर्षण के हिसाब से आंसर दें, प्रतिकर्षण के हिसाब से आंसर दें। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा CH4 NH3 H2O, CH4 NH3 H2O। अगर मुझे बंद कोण देखना है तो आप ध्यान से देखिएगा, आप हर स्थिति में पहला स्टेप तो संकरण निकालना ही है। तो यहां भी sp3, यहां भी sp3 और यहां भी ऑक्सीजन पे sp3। तो अगर आप इनके आकार बना के देखेंगे तो CH4 होता है चतुष्फलकीय, NH3 होता है पिरामिडी, और H2O होता है बेंट। राइट, हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि बेटा यहां पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है,
तो प्रतिकर्षण उतना ज्यादा नहीं होगा, और उस प्रतिकर्षण को मैनेज करते हुए ये जो HCH बॉन्ड एंगल है ये आएगा 109.5 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर तुम अमोनिया की बात करोगे NH3 की, तो ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर को और इस बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो बंध कोण क्या कर देगा, थोड़ा कम कर देगा। अगर थोड़ा कम कर देगा तो यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण की वजह से हम बोलेंगे कि एंगल जो है HNH ये आएगा 107.5 डिग्री। और इसी तरह अगर यहां देखोगे तो यहां तो भाई दो लोन पेयर्स हैं, दो लोन पेयर्स तो और ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे, और दो लोन पेयर के प्रतिकर्षण की वजह से, दो लोन पेयर की प्रतिकर्षण की वजह से यहां लोन पेयर जो है हम बोलेंगे HOH एंगल जो है वो हो जाएगा 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना, मैंने तुम्हें यही तो बोला था, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उतना बंध कोण कम होगा, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उतना बंध कोण कम होगा। तो यही वाली चीज तो है, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उतना बंध कोण कम होगा। तो आपका बॉन्ड एंगल का क्रम क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल का क्रम क्या हो जाएगा, CH4 NH3 H2O। सही है, CH4 NH3 H2O। प्लीज ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। राइट, डन है, पक्का है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, ध्यान से इनको नोट करो, कोई समस्या है तो बताइएगा। देखो भाई, हाँ जी, हाँ जी, डन है बेटा। ये एंगल की वैल्यू होती है, ठीक है, ये हम निकाल नहीं सकते, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको ध्यान रखनी है वैल्यूज कि ये होती ही है। यस, यस, सारे पॉइंट समझाऊंगा बेटा, तो तुम चिंता मत करो। जो अभी इस बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, जो अभी इस बोर्ड पे लिखा है, ये बताओ समझ आया कि नहीं आया। ये पॉइंट नहीं आया उसके लिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझ जाओगे, चिंता मत करो। पर जो मैंने ये ऑर्डर बनाना सिखाया, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, इतना दिमाग लगाओ, ठीक है। हाँ बेटा, बॉन्ड एंगल 90 से कम होता है ना, अभी वो जो पीबीपी ज्यामिति बताई थी वहां 72 डिग्री के आसपास होता है बंद कोण, ठीक है, बट वो हम ज्यादा करते नहीं है, वो हम ज्यादा यूज करते नहीं है। यस, ठीक है। लोन पेयर कैसे पता चलेगा भाई, एक बात बता, फिर VSEPR में सीखा गया, VSEPR में सीखा गया, H2O बना के नहीं देखा था, बेंड शेप होता है ऐसा। तो दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। ये जो डेटा मैंने बताया है, ये डेटा मेरे को याद था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें भी याद रखना है। हमें तो क्रम बनाना आना चाहिए, ये डेटा तो याद था इसलिए तुम्हें बता दिया, और तुम्हें भी याद रखना है। थीटा का मान कैसे आया वो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये याद रखना है आपको कि होता है ये थीटा का मान। हमने लॉजिक से ये क्रम निकाला, और वो हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा से वेरीफाई भी कर दिया। स्टेरिक रिपल्शन क्या है उसकी बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, पर हां ये एंगल याद रखने पड़ेंगे। स्नेहा बेटा, कभी पता नहीं चल सकता आपको, आपको याद रखना पड़ता है। जहां जहां याद रखना होगा मैं बता दूंगा, हर जगह याद नहीं रखना,
ठीक है, क्लियर है। इस केस में आनंद शर्मा याद रखना पड़ेगा। चलो आगे चले, चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 3 प्लीज ध्यान से गौर करिए। एग्जाम्पल नंबर 3, अब मैंने पहला पॉइंट बोला था डिफरेंट संकरण हो तो कैसे काम करेंगे, मैंने सेकंड पॉइंट बोला था संकरण सेम हो तो आकार पे काम करेंगे, तीसरा केस मैंने बोला था संकरण भी सेम हो आकार भी सेम हो। तो दो बातें हो सकती है, एक तो सेंट्रल एटम सब में डिफरेंट, साइड एटम सेम, एक सेंट्रल एटम सब में सेम, साइड एटम डिफरेंट। तो मैं उन दोनों केसेस का एक एक एग्जांपल लेता हूं। पहले मैं ले लेता हूं सेंट्रल एटम डिफरेंट। तो मैंने बोला NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं, ये तुम लोग बताओगे। H2O, H2S, H2SC, H2TE। यस, आपको बंद कोण का क्रम बताना है। तो बेटा जी सिंपल सी बात है, सबसे पहले सभी में संकरण निकाल के देखोगे तो सारे ही sp3 आएंगे और सारे ही पिरामिडी आकार के आएंगे। मजे की बात यह है क्योंकि सभी में एक एक लोन पेयर होगा। ये कैसे लिखा मैंने, ये बेटा मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करा दी है, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं अब तुम लोग कर पाओ। अगर ये कर पाओ तो सबकी संरचना देखना, ये है नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहां आया लोन पेयर। ठीक है, ये है PH3, ये है फास्फोरस पे लोन पेयर, ये है आर्सेनिक पे लोन पेयर, ये है एंटीमनी पे, ये है बिस्मथ पे। सही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला कि बेटा जी केंद्रीय परमाणु सभी में अलग अलग है, केंद्रीय परमाणु सभी में अलग अलग है और ये सभी एक ही वर्ग के तत्व हैं, ये सभी एक ही वर्ग के तत्व हैं, नाइट्रोजन फैमिली के। तो आपको पता है वर्ग में नीचे जाने पर वैद्युत ऋणता घटती है, मतलब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी है, फिर फास्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है और आखिरी में बिस्मथ है। आखिरी में कौन है? बिस्मथ है। यह वैद्युत ऋणता का क्रम है। तो मुझे एक बात बताओ, जो परमाणु सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी है, जो परमाणु सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी है उसकी पहचान क्या है? वैद्युत ऋणता की डेफिनेशन ही ये होती है कि किसी बॉन्ड में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है, अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है। तो बेटा ये नाइट्रोजन क्योंकि सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी है तो ये बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा और इस लोन पेयर को भी अपने ऊपर पकड़ के रखेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का सामर्थ्य बहुत ज्यादा है। जबकि फास्फोरस जो है वो थोड़ा कम वैद्युत ऋणी है तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी उतना अच्छे से आकर्षित नहीं कर पाएगा और लोन पेयर पे भी पकड़ उतनी अच्छी नहीं रख पाएगा। इसका जो लोन पेयर है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है जी, रोक ही नहीं पाएगा, कभी इधर कभी इधर। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर से प्रतिकर्षण थोड़ा ज्यादा करेगा। यहां प्रतिकर्षण उतना हो ही नहीं पा रहा क्योंकि लोन पेयर अपनी जगह पे फिक्स है। यहां प्रतिकर्षण ज्यादा हो पा रहा है क्योंकि लोन पेयर कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है, क्योंकि फास्फोरस की पकड़ उतनी स्ट्रांग है ही नहीं, क्योंकि वैद्युत ऋणता उतनी अच्छी है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने का सामर्थ्य उतना बढ़िया है ही नहीं। आर्सेनिक तो और बुरे हाल में है। अगर आर्सेनिक और बुरे हाल में है तो इसका लोन पेयर तो और ज्यादा घूमने की कोशिश करेगा, एंटीमनी तो और ज्यादा घूमने की कोशिश करेगा और बिस्मथ तो सबसे ज्यादा घूमने की कोशिश करेगा।
तो यानी कि जो सबसे ज्यादा घूमने की कोशिश करेगा वो सबसे ज्यादा इस बॉन्ड पेयर से टकराएगा। जो सबसे ज्यादा घूमने की कोशिश करेगा वो सबसे ज्यादा बॉन्ड पेयर से टकराएगा, और जहां ज्यादा टकराएगा यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, जबकि यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम होगा। तो बेटा जहां रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये लोन पेयर अगर इन बॉन्ड पेयर से टकराएगा ज्यादा तो बंद कोण घटाएगा ज्यादा। मेरे हाथ के मूवमेंट को देखना, सोचा था ये होगा, बट क्योंकि जो ऊपर लोन पेयर है वो इससे टकरा रहा है तो बंद कोण कम होता जाएगा। तो NH3 के केस में ऐसा है, PS3 में थोड़ा और कम, आर्सेनिक में थोड़ा और कम, एंटीमनी में थोड़ा और कम, बिस्मथ में थोड़ा और कम, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। तो आपके बंद कोण का जो सामर्थ्य है वो रिपल्शन के हिसाब से आपको समझ में आया कि सबसे ज्यादा NH3 में, फिर हमने कहा PH3 में, फिर हमने कहा ASH3 में, फिर हमने कहा SBH3 में, और फिर हमने कहा BiH3 में। परंतु जैसे ही मैंने क्रम बनाया मेरा दिमाग चला कि यार ये तो वैद्युत ऋणता के जैसा ही क्रम आ गया। वैद्युत ऋणता वाला रूल पहले नहीं था, रूल प्रतिकर्षण वाला ही था, पर जैसे ही मैंने ये ऑर्डर बनाया मेरे दिमाग में आया कि जो वैद्युत ऋणता का क्रम था वही बंद कोण का भी क्रम है। अगर वही बंद कोण का भी क्रम है तो सिंपल सी बात है कि यही ऑर्डर हो जाएगा बंद कोण का। तो बंद कोण केंद्रीय परमाणु की वैद्युत ऋणता के क्या हो जाता है ऐसी स्थिति में? समानुपाती। तो वो रूल मैंने ऑब्जर्वेशन से बनाया है, मैंने देख के बनाया है, वो पहले से नहीं था। ठीक है, अगर ये समझ आया तो ये वाला बताना तुम लोग कैसे होगा। अगर ये समझ में आया तो वो बताना कैसे होगा। स्टैटिक रिपल्शन क्या है आएगा बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो। यस हाँ जी, हाँ भाई। तो ऐसे ही यहां भी अगर देखोगे तो सभी में संकरण तो है sp3, सभी में संकरण तो है sp3 और सभी का है बेंट आकार। सभी में संकरण है sp3 और सभी का है बेंट आकार। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे H2O की बात अगर हमने करी तो ये ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और दोनों पे है लोन पेयर। ठीक है, ऐसे ही H2S जो है इसमें दोनों पे है लोन पेयर। ऐसे ही अगर H2SC की बात करता हूं तो उसमें भी दोनों पे है लोन पेयर। और ऐसे ही अगर मैंने टेल्यूरियम वाले की बात करी तो वो है आगे। ठीक है, तो H2O, H2S, H2SC की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर H2O, H2S, H2SC की हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि भाई सभी में लोन पेयर प्रतिकर्षण तो बराबर है ना। लोन पेयर सभी में 2-2 है, पर प्रतिकर्षण बराबर नहीं है। मैंने गलत बोल दिया, मैंने कहा 2-2 लोन पेयर तो सब में है, परंतु ये जो ऑक्सीजन है इसकी वैद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, फिर इस सल्फर की है, फिर इस सेलेनियम की है। तो क्योंकि वैद्युत ऋणता का क्रम यह है कि ऑक्सीजन फिर सल्फर फिर सेलेनियम, तो बंद कोण का क्रम भी क्या हो जाएगा? वही, क्योंकि जो ज्यादा वैद्युत ऋणी है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को पकड़ के ज्यादा रखेगा, ज्यादा इधर उधर नहीं जाने देगा। सल्फर इधर उधर जाने देगा, सेलेनियम बहुत ज्यादा जाने देगा, टेल्यूरियम उससे भी ज्यादा जाने देगा। तो बंद कोण का क्रम हो जाएगा ये, क्योंकि जैसे वो इधर उधर जाएंगे बंद कोण घटता जाएगा। H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये हो जाएगा बंद कोण का क्रम। ऐसे ही यहां पे ये हो जाएगा बंद कोण का क्रम। ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। राइट, डन है। अच्छा, अब बेटा जैसे मैंने तुम्हें NH3 और H2O के बंद कोण का डेटा बता दिया था, वैसे यहां भी हमें डेटा ध्यान रखना होता है। आप देखिएगा NH3 की वैल्यू तो सेम है 107.5 डिग्री। NH3 का बंद कोण तो ठीक है 107.5 डिग्री,
ये हमने अभी पिछले वाले बोर्ड पे भी देखा है, परंतु इन सभी में बंध कोण लगभग क्या है, 90 डिग्री। मतलब यहां 94 या 93 या 92 या 91, ऑर्डर यही है, पर सभी में 90 के आसपास है। उसी तरह अगर आप यहां देखें तो आपको पता है कि H2O में बंध कोण था 104.5 डिग्री। ये हमने पिछले वाले बोर्ड पे समझा था, परंतु इन सभी में बंध कोण है लगभग 90 डिग्री। हाँ, यहां 95, यहां 94, वहां 92, परंतु है 90 डिग्री के आसपास। सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो बेटा जी, ये जो यौगिक है ना, फास्फोरस से लेके बिस्मथ तक, और ऐसे यहां सल्फर से लेके टेल्यूरियम तक, ये है ड्रैगो यौगिक। क्या होते हैं? ड्रैगो यौगिक। इनमें कोई भी संकरण नहीं होता। आप बोलोगे इन सबका sp3 संकरण है, ये बात सरासर गलत है। आप बोल रहे हो यहां सबका sp3 संकरण है, ये बात सरासर गलत है। हां, पिरामिडी आकार है, ये सही है। यहां भी बेंट आकार है, ये सही है, पर संकरण sp3 बोलना गलत है। कैसे गलत है? सर sp3 संकरण है जब ही तो पिरामिडी आकार है। नहीं बेटा, याद करो, मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था कि हमने पहले आकार और ज्यामिति देखे थे। उन्हें समझ के दुनिया आसान बनाने के लिए मैं एक जुगाड़ लेके आया था। उस जुगाड़ का नाम था संकरण। तो आकार से संकरण बनाया गया है, संकरण से आकार नहीं बनाया गया। ठीक है, आकार से संकरण बनाया गया है, संकरण से आकार नहीं बनाया गया। एक बात तो ये दिमाग में आ गई। बस ये टॉपिक सुन लो, फिर छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ड्रैगो क्या है? तो ड्रैगो नाम का एक बंदा था, उसने एक बात नोटिस करी। उसने क्या बात नोटिस करी? उसने ये बोला कि तीसरे आवर्त के जो नीचे वाले तत्व हैं, उसने एक बात नोटिस करी कि वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 16, इन दोनों के अंदर स्पेशली जो तीसरे आवर्त के नीचे वाले तत्व हैं, यदि इनको आपने साइड परमाणु रखा है इनमें ऐसा जिसकी वैद्युत ऋणता 2.5 से कम है, मतलब अगर आपका केंद्रीय परमाणु तीसरे आवर्त का हो या उससे नीचे का हो और साइड परमाणु ऐसा हो जिसकी वैद्युत ऋणता 2.5 से कम है, तो ऐसी स्थिति में उन यौगिकों में कभी भी संकरण नहीं हो सकता। वहां पे आबंधन वीबीटी के अनुसार बनता है, शुद्ध पी कक्षकों द्वारा बनता है। कहां बनता है? शुद्ध पी कक्षकों द्वारा बनता है, जैसे वीबीटी में सीखा था। इनमें वीएसईपीआर लागू नहीं होता। तो अगर इनमें शुद्ध पी कक्षकों द्वारा आबंधन बनता है तो पीएक्स, पीवाई, पीजेड, उनमें एंगल हमेशा कितना होता है? लगभग 90 डिग्री होता है पी कक्षकों में। एक पीएक्स है, एक पीवाई है, एक पीजेड है, तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस पे है, तो उनका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं? ड्रैगो यौगिक। और हाइड्रोजन की वैद्युत ऋणता 2.1 होती है, तो 2.5 से कम भी है, और है भी ये तीसरे आवर्त वाले PH3, ASH3, SBH3, H2S, H2SE, H2TE। तो ये एक स्थिति है जो आपको पता होनी चाहिए। ये एक स्थिति है जो आपको पता होनी चाहिए। नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ड्रैगो रूल, ड्रैगो रूल क्या कहता है? ये ड्रैगो रूल ये कहता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक लोन पेयर हो, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एवं साइड परमाणुओं की वैद्युत ऋणता एवं साइड परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैद्युत ऋणता 2.5 से कम हो,
2.5 से कम हो तो ऐसे केस में केंद्रीय परमाणु पर, सेंट्रल एटम पर कोई संकरण नहीं होता। ऐसे केस में सेंट्रल एटम पर कोई संकरण नहीं होता एवं बॉन्डिंग जो है, हम बोलते हैं बॉन्डिंग जो है शुद्ध पी कक्षकों द्वारा होती है। एवं बॉन्डिंग जो है वो किसके द्वारा होती है? शुद्ध पी कक्षकों द्वारा होती है। और जो लोन पेयर है वो शुद्ध एस कक्षक में चला जाता है। तो आप एक बार अपने वीबीटी के नोट्स देखना, वहां आपको ये चीज सिखाई हुई है कि लोन पेयर कैसे 3s में रह जाता था और 3p वाले बॉन्ड बना लेते थे, है ना। तो उस वजह से हम बोलते हैं, इस वजह से बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री होता है। इनमें बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री होता है। और इस कैटेगरी में कौन आते हैं? इस कैटेगरी में कौन आते हैं भाई? इस कैटेगरी में आते हैं मेजरली PH3, ASH3, SBH3, BiH3, ये ड्रैगो यौगिक है। इसी तरह आप वर्ग नंबर 16 की बात भी करते हैं, हम बोलेंगे H2S, H2SE, H2TE, H2PO मैं नहीं लिख रहा क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो जब भी आप इन यौगिकों को देखें तो हां, बंद कोण का क्रम बना सकते हैं, पर इनका मान लगभग 90 डिग्री के आसपास होगा। एग्जैक्ट वैल्यू किसी की नहीं पढ़नी, पर हां लगभग 90 डिग्री के आसपास होगा। यह चीज का हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। तो इनमें कोई संकरण नहीं होता। कोई बोले H2O में संकरण बताओ, sp3, पर कोई बोले H2S में संकरण बताओ, sp3 नहीं होगा। इस चीज को नोट करके रख लेना। इसी तरह कोई बोले कि NH3 में संकरण बताओ, sp3, बट कोई बोले PH3, ASH3, SBH3 में संकरण बताओ, हो ही नहीं सकता भाई। सिंपल, ध्यान रहेगा। ओके, अगर ये चीज है तो हमने यहां पे लिख दिया, इन पे संकरण नहीं होता। आकार जरूर होता है बट यहां संकरण नहीं बताया जा सकता। यहां कक्षकों का मिश्रण नहीं होता, ठीक है। शुद्ध कक्षक से ही बॉन्डिंग बनती है। चलो, अगर यहां तक बात समझ आई तो हमने बॉन्ड एंगल के कुछ कुछ केसेस यहां पे कवर किए हैं। हमने बॉन्ड एंगल के कुछ कुछ केसेस यहां पे कवर किए हैं। इससे रिलेटेड जो डीपीपी हो आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। इसके आगे के केसेस बॉन्ड एंगल के अभी खत्म नहीं हुए हैं। इसके आगे के जो केसेस है वो अगली क्लास में सीखेंगे और फिर चलेंगे बैक बॉन्डिंग की तरफ और डायपोल मोमेंट की तरफ, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।